हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 2 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नए राजा और राज्य के प्रश्न अध्याय को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक डैश था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था। इस अनुष्ठान को कराकर कोई भी क्षत्रिय बन सकता था। दूसरा प्रश्न है, पाल वंश देश धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हालांकि पाल राजा जो थे वो हिंदू थे, वे हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे, लेकिन साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी वो बढ़ावा देते थे, बौद्ध शिक्षा को ही बढ़ावा देते थे। और बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की जो राजा धर्मपाल ने किया था। प्रश्न तीसरा, चोल वंश का संस्थापक डैश था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। हालांकि विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए थे। उन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के डैश जिले से प्राप्त हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड के चतरा जिला में जो इटखोरी स्थान है वहाँ पे बंगाल के पाल वंशी शासक राजा महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं। इसका उत्तर होगा चतरा जिला। चोल काल में मंदिरों का निर्माण डैश शैली में किया गया था। चोल काल में द्रविड़ में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। द्रविड़ शैली क्या थी? द्रविड़ शैली में जो प्रांगण होते थे मंदिरों के वो बड़े बड़े होते थे, विशाल विस्तृत थे और विशाल विमान यानी ऊंचे ऊंचे जो खंभे होते हैं ना उस तरीके से होते थे और ऊंचे एवं अलंकृत गौरवपुरम को देखने को हम लोगों को मिलता है। राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था और इसकी ऊंचाई 192 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है जो कि हम तंजौर में उस मंदिर को देखेंगे तो पता चलेगा कि द्रविड़ शैली बहुत ही खूबसूरत थी। आगे हम प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? पहले हम जानेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो था क्या। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो राष्ट्रकूट वंश जो थे, पाल वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश थे, उन्होंने एक कन्नौज राज्य पर अपनी अधिकार को स्थापित करने के लिए इन तीनों राष्ट्रकूटों में, तीनों वंशों में ये लड़ाई हुई और उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने के लिए तीनों उस स्थान पर लड़ रहे थे कि कन्नौज का पे अधिकार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। तो अंततः गुर्जर और प्रतिहारों की जीत हुई। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राष्ट्र थे, राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध धर्म थे उसकी शिक्षा के लिए इन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया विक्रम विश्वविद्यालय को। विक्रम विश्वविद्यालय जो आधुनिक भारत के भागलपुर जिला में स्थित है और इसी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म या प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो थे वो अतीश दीपांकर रहते थे। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने?
राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट का जो प्रधान था वो दंतीदुर्ग था, जो कि चालुक्यों की अधीनता से वो मानना ही नहीं चाहता था, वो इनकार कर रहा था। और उन्होंने चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और उस वंश की स्थापना के पीछे उसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ जो दान होता है, अनुष्ठान होता है, उसने उसका करवाया। और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद खुद को क्षत्रिय घोषित कर लिया और इस प्रकार वह शक्तिशाली बन गया। सामंत किसे कहा जाता था? सामंत जो थे वे राजा के जो प्रमुख होते थे वो राजा के प्रमुख के अंतर्गत आते थे। राजा बड़े बड़े जमींदार और कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। यह सामंत राजाओं को शासन चलाने में मदद करते थे तथा जनता से ये टैक्स वसूलते थे। उन शासकों के स्थानीय स्वशासन को वरीयम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। इसमें 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी, ऊर सभा तथा नगरम। और गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की थी। नगरम प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग शामिल थे। नगरम में व्यापार के जो व्यापार करते थे वे शामिल होते थे।